नमस्कार, जोहार। स्टडी फॉर गोल्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश महतो और हम लोग बात कर रहे हैं जेटेट में जो पूर्व के परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उससे संबंधित। अब तक हमने बात किया है 2016 में 1 to 5 में जो पूछे गए थे, 6 to 8 में पूछे गए थे। उसके बाद हमने 2012 में जो कि जेटेट हुआ था 2016 से पहले, उसके बारे में बात किया जिसमें हमने 6 to 8 में जो पूछा गया था उस पर भी चर्चा हमने की है। उसमें देखिएगा, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर देखिएगा। उसमें हमने उन क्वेश्चंस के सहारे सिलेबस को समझने की कोशिश की है, साथ ही जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस प्रश्न से रिलेटेड उस पर भी चर्चा की है। जो आज की कक्षा है इसमें हम बात करेंगे जो 2012 में 1 to 5 जो सीडीपी के प्रश्न हैं उस पर चर्चा करेंगे। और हम मुख्य रूप से सीडीपी की चर्चा कर रहे हैं तो किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए बिना विलंब की हुए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हम 1 to 5 2012 में जो सीडीपी के प्रश्न पूछे गए हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसकी चर्चा करते हैं। चलिए। हाँ, और यदि आप चैनल पे नए हैं और जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो जेटेट 1 to 5 और 6 to 8 के लिए भी कोर्स लॉन्च कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको पूरा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो मतलब पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो 49 के कीमत पर है ना, तो आप चाहें तो खरीद सकते हैं। ठीक, महिला पर्यवेक्षिका की परीक्षा भी बहुत नजदीक है तो ये इससे संबंधित भी आपको कुछ कोर्स चाहिए। बंडल कोर्स है जिसमें देख लीजिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इनसे संबंधित कोर्स है। मॉक टेस्ट साइकोलॉजी का स्पेशल मैंने बनाया है तो ये भी आपको मिल जाएगा स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पर और या वेबसाइट पर भी आप मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। जो आज की क्या मतलब 2012 में जो प्रश्न पूछा गया था उससे हम इन प्रश्नों को या ये जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कोई सिलेबस नहीं है और इनके सहारे ही हम सिलेबस को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है हमारी तैयारी और बेहतर तरीके से हो पाएगी, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, एक बच्चे में रचनात्मक विकास प्रारंभ होता है कब? कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड स्टार्ट्स ड्यूरिंग व्हेन? चलिए देखते हैं कब होगा। तो क्या वयस्कता में मतलब एडल्टहुड में होगा, किशोरावस्था के दौरान होगा, बाल्यावस्था से होगा या जन्म से होगा? तो रचनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी सॉरी कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक या कंस्ट्रक्टिव कहेंगे, एक तरह क्रिएटिविटी ही है, वो कब शुरू होगा? तो ये जन्म से ही होता है। क्या जन्मावस्था से होगा? नहीं, मैंने गड़बड़ बताया ना, ये नहीं होगा। एक सेकेंड, बाल्यावस्था से शुरू होता है। ठीक है, बाल्यावस्था से ये जो होगा बच्चा देखिएगा बाल्यावस्था में बहुत सारे खिलौने और बहुत सारी कई कलाकृतियां, इवन क्वेश्चंस भी उसके बहुत अलग होते हैं, है ना। जो आपको मतलब आउट ऑफ बॉक्स वगैरह जिसको कहते हैं हम लोग सोचने का, वो आपको देखने को मिलेगा। वो कब दिखता है? बाल्यावस्था में आपको कंस्ट्रक्टिव या फिर क्रिएटिव थिंकिंग वगैरह, इमेजिनेशन पावर वगैरह ये सब भी देखने को मिल जाएगा। तो बाल्यावस्था जिसका काल अगर आप देखना चाहें तो जनरली मानते हैं 2 से 8 वर्ष। इसको भी कई भागों में बांट देते हैं कि मान के लिए 2 से 5 को हम प्रारंभिक बाल्यावस्था मान लेते हैं, फिर 5 से 8 को हम मान लेते हैं मध्य वाला, है ना, मध्य बाल्यावस्था। उसके बाद 8 से 11 को हम मानते हैं उत्तर बाल्यावस्था। तो इस तरह का इसमें बांटा रहा है। लेकिन 2 से अगर हम देखें तो पूरा अगर बाल्यावस्था के क्रम को हम देखेंगे तो 2 से 11 वर्ष का हो जाएगा आपका बाल्यावस्था का काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। यदि एक बच्चा धीमा सीखता है, धीमा का स्पेलिंग कायदे से ऐसा होना चाहिए, धीमा सीखता है, तो आप अपव्ययी कारक है, मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि कौन सा कारक है जिसके कारण कोई बच्चा धीमा सीख पा रहा है। तो ऑप्शन पहला है शिक्षण विधियां इसके लिए उत्तरदायी हैं। क्या समय और पैसा सही से नहीं लगाया गया, पैसे और सामान, समय और ऊर्जा। तो इसमें जो सही कारण है ये है शिक्षण विधियां। यदि एक बच्चा धीमा सीखता है तो अपव्ययी कारक है, मतलब जो कारण मतलब समझिए कि जो वेस्ट जा रहा है, जो चीज खराब है, वो हमारा टीचिंग मेथड है। अगर जैसे अब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, मतलब रचनावाद के थ्रू अब पढ़ाया जाता है, जितने भी पॉलिसीज आती हैं इसका मतलब एक तरीके से एडवोकेट करते हैं,
तो इसमें क्या करना होता है कि आप विभिन्न तरह की एक्टिविटीज, कई तरह के टेक्निक्स अपनाते हैं जिसके थ्रू लर्निंग को आप फोस्टर करते हैं, मतलब लर्निंग को आप इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। ये सब कुछ टेक्निक्स हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। खास करके आप सुने होंगे जॉन डीवी का नाम, उसने लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। तो ये सब जो टेक्निक है जिसके थ्रू जब आप टीचिंग कराते हैं, है ना, तो आपका जो वो है लर्निंग कह सकते हैं आउटकम, वो बहुत इन्हांस होता है लर्निंग बाय डूइंग। ये सब कॉन्सेप्ट ये किसने दिया है? ये दिया है आपका डीवी ने। ये ध्यान रखिएगा, डीवी ऐसे लिखते हैं। ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है इससे मिलते जुलते, तो इसको ध्यान रखिए। टीचिंग मेथड्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग के लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में। लर्निंग कई बार कई बच्चों के बहुत फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं, वे भी बहुत मोनोटोनस हो सकते हैं, बहुत कह सकते हैं कि बोरिंग हो सकते हैं। वो इट इज़ बिकॉज ऑफ टीचिंग स्टाइल, टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। वो कैसे बनेगा? एक्टिविटीज से बनेगा, आपकी तैयारी बेहतर हो, इनके थ्रू ही वो बेहतर बनता है। अल्प अवधि मूल्यांकन के फायदे क्या हैं? मतलब हम जो अल्प अवधि मूल्यांकन को एक आज जैसे हम लोग एक टर्म यूज करते हैं असेसमेंट। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट यही है, एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप बच्चे के, ऐसा कहा जाता है कि क्लास में बच्चा जब मतलब हर दिन उसके असेसमेंट होता है, जब कैसे वो बातचीत करता है टीचर से, कैसे किसी क्वेश्चन पर रिएक्ट करता है, कक्षा में कैसे सहभागिता अर्थात इंगेजमेंट शो करता है, इन सभी विषयों, इन सभी चीज़ों का न केवल क्लास में बल्कि आउट ऑफ द क्लास। आप इसलिए देखेंगे कि बच्चों आजकल, अगर आप किसी बच्चे का, खास करके सीबीएसई का जो बच्चा होगा, उसका वो रिपोर्ट कार्ड देखें तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसके थ्रू उसका असेसमेंट किया जाता है। तो जो हमारा, जिसमें आप सीसीई का कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, सीसीई इसको क्या इसका है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसको कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इसके थ्रू हम बच्चे के हर पक्ष, विकास के जितने भी पक्ष होते हैं, जिसमें मैंने बताया कॉग्निटिव होते हैं, अफेक्टिव होता है, साइकोमोटर होता है, सोशल, मोरल, जितने भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, उन सबों को हम एक मतलब ध्यान में रखते हुए हम उसका असेसमेंट करते हैं। हर पक्ष को, उस खेल में कैसा है, संगीत में कैसा है, आर्ट में कैसा है ना, इन सभी पक्षों को हम आकलन करते हैं। तो सतत जो ये टर्म है, ये कब आया? 1 अप्रैल 2010 को आया है। ये आप ध्यान रखेंगे, कई बार पूछता है, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ, सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसके थ्रू ये कहा जाता है कि बच्चों का जो मूल्यांकन है वो लगातार हो और व्यापक हो। हम केवल किताबों का ही उनको न मतलब कि जांचें कि किताब में हमने कुछ चैप्टर पढ़ा दिए उसके बाद एग्जाम दे, नहीं, बच्चे का हर पक्ष का मतलब हम जांच कर पाए, उस भावनात्मक रूप से कैसे है, वो सहयोग कितना दूसरों को कर पाता है, खेल में कैसा, संगीत में कैसा, इन सभी पक्षों को। तो यहाँ जो पूछ रहा है कि अल्प अवधि मूल्यांकन, जिसमें आप देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट और बहुत सारे असेसमेंट, छोटे छोटे यूनिट के एग्जाम्स होते हैं ना, जिसको हम यूनिट एग्जाम्स वगैरह भी कहते हैं। तो ये सब है इसी का एक समझिए कि इसी के थ्रू ये सब चीज़ें आई हैं खास करके। तो ये क्या करता है? ये अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है। ये बात सही है। नियमित कार्य की आदत बनाता है, नियमित कार्य की आदत बनाता है, विषय प्रभावित होता है, प्रत्येक पढ़ाई को कठिन बनाता है। ये तो देखिए अब वो हो गया, विषय प्रभावित होता है, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नियमित कार्य की आदत बनाता है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको एक चुनना हो तो ये होगा। अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है, और ये आपको डायग्नोस्टिक एक टर्म आता है कि आप अपने कोई प्रॉब्लम है लर्निंग में, तो अब छोटे छोटे हिस्सों में जब मूल्यांकन होता है, असेसमेंट होता है, तो आप क्या कर पाते हैं, अपने जो लर्निंग गैप कहते हैं उसको, लर्निंग कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको आप डायग्नोस कर पाते हैं, उसको रिमेडी दे पाते हैं। इसलिए ये सब किया जाता है आपको शॉर्ट टर्म असेसमेंट बच्चों में, ठीक। तो ये जुड़ा हुआ था सीसीई से, तो ये ध्यान रखना है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि एक बच्चा कर्ता क्रिया संबंध में गलती करता है तो एक शिक्षक उसकी मदद कर सकता है, कैसे?
कक्षा में उस बच्चे पर विशेष ध्यान देते हुए उदाहरण देकर समझाना। क्या ये बात ठीक है? ठीक तो लग रहा है मेरे को। देखते हैं आगे। उसे डांट कर सजा देना, ये एकदम गलत बात हो गया। उसे 10 बार लिखने को कहकर, ये सब रॉन्ग प्रैक्टिसेस है। व्याकरण के नियमों को फिर से बताकर कुछ हद तक ठीक है, इसको हम गलत नहीं कहेंगे, लेकिन जो सबसे बेहतर है ये है कि आप अगर किसी बच्चे में ग्रामर का प्रॉब्लम है तो द बेस्ट वे टू टीच ग्रामर इज गिविंग एग्जाम्पल्स, और उसको उस लैंग्वेज का मतलब एक लिविंग एग्जाम्पल आप दे पाएँ, उदाहरण दे पाएँ, तो उसके थ्रू आप ग्रामर को सही से सिखा सकते हैं। कर्ता क्रिया के बीच उसको अगर संबंध नहीं आ रहा है तो उससे संबंधित उसको एग्जाम्पल दिया जा सकता है और उसके थ्रू उसको पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। हम लोग भी अगर एहसास कीजिए आप लोग, तो हम लोग भी ऐसे ही सीखते हैं। बस कॉन्सेप्ट अगर बता देने से कि अगर कर्ता सब्जेक्ट कहते हैं, जो कि किसी वाक्य में जो कहते हैं कि जो मुख्य किरदार है, जो काम करता है, उसको कर्ता कहते हैं। पर ये डेफिनेशन हो, क्रिया क्या हो, किसी काम का होना या करना समझा जाए, ऐसा कह दें तो ये थोड़ा सा थेरेटिकल लगता है, इसमें थोड़ा समझना है। लेकिन अगर एग्जाम्पल से कोई समझाए और कहे कि ये कर्ता हुआ, ये क्रिया हुआ, तो उसमें बेहतर समझ पाएगा ना। ये बात हुआ। प्रेरणा के बाद आना चाहिए क्या? दरअसल ये मैं इसको बता देता हूँ ठीक से, इसमें टर्म अगर गड़बड़ है। प्रेरणा नहीं होता है, मैं ये मतलब बड़ा जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, प्रेरणा शब्द यहाँ नहीं लिखे जाना चाहिए ना, यहाँ मोटिवेशन लिखा जाना चाहिए। सेंटेंस क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा, क्योंकि 2012 में पूछा गया है और इधर उधर से अनुवाद है, लेकिन क्वेश्चन यही है, आप ये ना समझे कि कहीं से। ये होना चाहिए ड्राइव। ड्राइव ड्राइव को हम हिंदी में जो लिखते हैं वो है प्रनोद लिखते हैं। और मैं जब आप साइकोलॉजी की किताब उठाएंगे तो आपको एक शब्द देखने को मिलेगा, प्रनोद या अंतर्नोद कहते हैं। और मोटिवेशन यहाँ लिखा है ना, तो इसके जगह में हम ड्राइव लिखेंगे, ये होगा, तब आप इसको समझ पाएंगे। अब क्वेश्चन पढ़िए कि प्रनोद के बाद आना चाहिए या फिर ड्राइव के बाद आना चाहिए। देखिए, एक मोटिवेशन आप जब पढ़ेंगे तो मोटिवेशन का साइकिल होता है, उस साइकिल से संबंधित आपको ये क्वेश्चन पूछा है, मोटिवेशन साइकिल। अब ये हम लोग अगर साइकोलॉजी हैं और आप अगर बीएड किए हैं, आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, एसडीपी, तो आप ये चीज जानते होंगे। ये होता है मोटिवेशन साइकिल। आप इसमें जो सबसे पहला चीज होता है वो होता है नीड। नीड, इसको हम आवश्यकता कहेंगे, आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता होता है, इसका सर्कल मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद जो आगे चलता है, नीड के बाद क्या होता है, नीड के बाद आता है ड्राइव। इसके बाद जो आएगा यहाँ पर वो आएगा ड्राइव। ड्राइव ड्राइव के बाद क्या आएगा, थोड़ा सा दूरी लेना होगा मेरे ख्याल से, चार इसमें साइकिल होते हैं ना, तो मैं इसको, हाँ, ड्राइव हो गया। ड्राइव के बाद जो आएगा वो आएगा आपका प्रोत्साहन। प्रोत्साहन यहाँ भी है, दिया है कोई ऑप्शन, हाँ, प्रोत्साहन देखिए, लेकिन इसका इंकरेजमेंट नहीं होगा, इसको इंसेंटिव कहते हैं साइकोलॉजी की भाषा में, इंसेंटिव्स, ठीक है। तो सबसे पहले किसी व्यक्ति में नीड होता है, नीड के बाद उसको पाने की, जैसे किसी आदमी को मतलब भूख लगी तो भूख की आवश्यकता होती है, उसके बाद उसमें वो ड्राइव, उसको पाने की इच्छा, ड्राइव क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ, कह सकते हैं कि एक आपके में साइकोलॉजिकल नीड होती है, और नीड के बाद की जो अवस्था होती है दैट इज ड्राइव। तो ड्राइव के बाद इंसेंटिव्स मिलता है, इंसेंटिव्स को हम कहेंगे प्रोत्साहन, ये ध्यान रखेंगे, प्रोत्साहन कहते हैं इसको, ठीक है। ड्राइव को हम जैसे लिख दिए प्रनोद कहेंगे, साइकोलॉजी में यही बोला गया है। और हाँ, प्रोत्साहन। इसके बाद जो आता है वो आता है आपका गोल। गोल या रिवार्ड भी इसको बोलते हैं, ठीक है, गोल या रिवार्ड एक ही बात है। तब आपका यह साइकिल पूरा हो जाता है, मतलब पूरा हो जाता है, ये कहेंगे। गोल या रिवार्ड को हम कहेंगे लक्ष्य, या जो आपको मिल गया पूरी तरह से भोजन, ये है। आप कोई काम को शुरू किए, कोई किसी काम को करने की आप में इच्छा जागृत हुई, इच्छा के बाद मतलब आवश्यकता है, उसके बाद आप में वो ड्राइव उत्पन्न हुआ, ड्राइव के बाद कुछ उसमें मोटिवेशन मिला, इंसेंटिव्स मिला, प्रोत्साहन मिला, तब आप अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं। ये प्रक्रिया साइकिल चलते रहता है। तो आपको क्या पूछा है क्वेश्चन, फिर प्रनोद अर्थात अंतर्नोद
शुड कम आफ्टर, किसके बाद आना चाहिए? जो प्रनोद है वो किसके बाद आना चाहिए? तो इसमें क्वेश्चन जो है प्रेरणा के बाद इंसेंटिव्स, ये इंसेंटिव्स होना चाहिए, ये होगा प्रोत्साहन, प्रोत्साहन होना चाहिए, ये होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक तो है, हाँ। नीड, ड्राइव, इंसेंटिव्स, गोल, ये होना चाहिए इसका प्रोत्साहन। प्रेरणा के बाद, प्रेरणा के बाद लेकिन पूछा है ना, प्रेरणा, प्रेरणा मतलब यहाँ पर ड्राइव है ना, ड्राइव के बाद क्या आना चाहिए? तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, गड़बड़ हो रहा था हमको लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, नए प्रवर्गों को सीखने का एक कुशल तरीका है, एन एफिशिएंट वे ऑफ लर्निंग न्यू सब्जेक्ट। नए विषयों को सीखने का मतलब एक स्किल फुल तरीका क्या है? क्या हो सकता है? रटकर पढ़ना, ये सब तो गड़बड़ होता है, आप जानते हैं। लिखकर पढ़ना, मशीन द्वारा पढ़ना नहीं, उदाहरण द्वारा, उदाहरणात्मक तुलना, इलस्ट्रेटिव कंपैरिजन होता है। जैसे कोई नया तथ्य है, कोई नई फैक्ट्स आपको सीखनी है ना, कोई नई विषय पढ़ना है, तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि आप उसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे? जैसे आपने सबसे पहले प्याजे की थ्योरी पढ़ी साइकोलॉजी में, मेरे ख्याल से जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जेटेट दे रहे हैं, तो प्याजे की थ्योरी से भली भांति अवगत होंगे। आप प्याजे की थ्योरी पढ़ते हैं, प्याजे के ने क्या बताया, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास क्या होती है, उसके क्या चरण होते हैं, उससे संबंधित उसने बात करी। अब जब प्याजे को पढ़ेंगे और अब वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे तो एक कंपैरिजन आप करके दोनों को समझेंगे तो आप एकदम से बेहतर समझ पाएंगे। प्याजे ने क्या बात करी? उसने बात करी बायोलॉजिकल जो एक फैक्टर्स होते हैं किसी भी बच्चे में, उस पर ज़्यादा जोर दिया। जबकि वाइगोत्स्की की बात हम जब करेंगे तो वो सोशियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस पर ज़्यादा जोर दिया, सामाजिक उपकरणों की ज़्यादा जोर बताया कि जैसी उसकी पर्यावरणीय परिस्थितियाँ होती हैं उस पर उसके विकास निर्भर करता है ना। तो ये अंतर है। और इस तरीके का हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं उदाहरण के द्वारा, तो हम नए जो तथ्य, नए जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। दैट इज द आंसर। ठीक है, चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्मरण के अंतर्गत होता है, मेमोरी इंक्लूड्स, मेमोरी चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी में होता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि मेमोरी के अंदर क्या होता है? व्यवहार होता है? नहीं भाई, व्यवहार तो नहीं। मेमोरी के 3 कंपोनेंट होते हैं, बताइए कौन कौन? पठन एवं लेखन, प्रभावी शिक्षण, धारण एवं अनुसरण। ये देखिए कुछ लग रहा है कि रिटेंशन एंड रिकॉल जुड़ा हुआ है स्मरण से। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। एक होता है एनकोडिंग, जिसको अगर हिंदी कहेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे कूट संकेतन, कूट संकेतन कहते हैं। मेमोरी के फॉर्म में जब हम होता है, मतलब मेमोरी का फेज कह लीजिए, मेमोरी का कंपोनेंट कह लीजिए, सबसे पहले एनकोडिंग आता है, उसके बाद आता है स्टोरेज। स्टोरेज, स्टोरेज को हम संग्रहण कहेंगे, है ना। आप कोई चीज को, कोई भी चीज अब सुनते हैं तो उसको एनकोड करते हैं, किसी किसी कोड, इनग्राम्स कहते हैं उसको, अगर आप थोड़ा जाएंगे थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में, तो इनग्राम्स के थ्रू इनकोडिंग करके हम उनको वो करते हैं, रिटेंशन करते हैं। अब उसको स्टोर करते हैं हम, स्टोरेज हो गया, संग्रहण कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो आता है उसको हम रिट्रीवल कहते हैं, रिट्रीवल या रिकॉल कह सकते हैं। तो ये 3 मुख्य कंपोनेंट होते हैं आपका मेमोरी के, कंपोनेंट कह सकते हैं, या मेमोरी की प्रोसेस करने में ये 3 चीजें महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो इसी पूरी प्रोसेस को कह सकते हैं कि हम लोग रिटेंशन। रिटेंशन क्या है? रिटेंशन ये प्रक्रिया है किसी चीज को धारण करने की क्षमता, कोई भी मान के चलिए। रिटेंशन का क्या मतलब हुआ? रिटेंशन का मतलब होता है द एबिलिटी, देखिए इसमें बड़ा अच्छा से लिखा था, द एबिलिटी टू रिकॉल, रिकॉग्नाइज, रिप्रोड्यूस और रीलर्न लर्न बिहेवियर और एक्सपीरियंस इवन व्हेन दे आर नॉट इन प्रैक्टिस। इसका मतलब हुआ कि रिटेंशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको आप सीखते हैं, उसको लर्न करते हैं, उसको रिहर्स करते हैं, उसको धारण करते हैं, और वो आपके दिमाग में तब भी रहता है जब आप उसको प्रैक्टिस में नहीं रखते हैं। तो ये मेमोरी से रिलेटेड है ना, रिटेंशन एंड रिकॉल। ठीक है, ये बात है। 8वां देखिए, शिक्षकों को गैर मित्रतापूर्ण व्यवहार या बर्ताव किस प्रकार का वातावरण तैयार कर सकता है? ठीक है,
किस तरह का गैर मित्रता पूर्ण क्या लिख रहा मैं, किस तरह का वातावरण तैयार कर सकता है। गैर मित्रतापूर्ण मतलब शत्रुतापूर्ण, मतलब बच्चों के साथ अच्छा संबंध न होने का क्या नतीजा हो सकता है। तो आमोद प्रमोद समान समय मतलब फन टाइम, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जब टीचर ही खड़ूस हो, मनहूस हो, तो कहाँ से होगा, है ना। तो टीचर अगर ऐसा हो कि उनके बीच फ्रेंडशिप ना हो तो क्या हो। खेलकूद तो बिल्कुल नहीं हो, तो डांट के मार के और बढ़िया, खेलकूद में बढ़िया से पिटाई होता है। भय और विस्मय बच्चों में ये हो जाएगा। जब मित्रतापूर्ण नहीं होगा तो हमेशा वो टीचर से डरेगा, कुछ भी बात कहने से उसको मतलब कांपेगा, वो डरेगा, है ना। तो मित्रतापूर्ण व्यवहार से ये होता है कि बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अभिव्यक्त कर पाएंगे, ठीक है, और उनके साथ अपनी बातों को शेयर कर पाएंगे, है ना। तो जो माहौल बनेगा, चूंकि माहौल पूछा है ना, कि अगर मित्रतापूर्ण व्यवहार ना हो, गैर मित्रतापूर्ण व्यवहार हो, तो इस तरह का भय, इस तरह का सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगा। भय और विस्मय, फियर एंड अवी जिसको कहते हैं, इस तरह का वातावरण बच्चों में हो जाएगा। और ज़्यादातर स्कूलों की आज यही कहानी है। 9th देखिए, शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है। आप एक फिलोसफी में एक ब्रांच होता है, फिलोसफी में एक ब्रांच है जिसको हम लोग कहते हैं प्रैग्मेटिज्म। क्योंकि कुछ कुछ सवाल अभी देखिए फिलोसफी से भी पूछा है, इसको हिंदी में प्रयोजनवाद कहते हैं। इसमें खास करके क्या कहा जाता है कि जो ज्ञान है वो अनुभवों की रिकंस्ट्रक्शन और रिस्ट्रक्चर है। मतलब हम अपने अनुभवों को बारंबार उसको पुनर्गठित करते हैं, पुनर्संरचना उसकी करते हैं, वही इसके बारे में बात करता है। अनुभवों पर बहुत जोर देता है। खैर वो प्रश्न यहाँ नहीं है, शिक्षा एक, लेकिन ये वाक्य पूरा उससे है, इसलिए मैं बता दिया ताकि अगर कभी फिलोसफी में पूछ दे, पूछ सकता है। साइकोलॉजी एंड फिलोसफी आर क्वाइट नियरर टू ईच अदर, है ना। कह सकते हैं कि साइकोलॉजी थोड़ा सा क्वांटिफाइबल वेरिएबल्स पर बात करता है, थोड़ा सा मात्रात्मक चर इसमें होते हैं, लेकिन फिलोसफी थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट पर बात करता है, इसलिए थोड़ा सा अलग है। अदरवाइज बहुत सी चीज़ें यार, कई सदियों तक तो एक साल फिलोसफी के अंतर्गत ही साइकोलॉजी पढ़ी जाती थी। बाद में इसका वो हुआ, शायद मैंने पढ़ा है बेटा कि फिलोसफी से किसने अलग किया, है ना। विलियम जेम्स नाम का एक दार्शनिक हुए, मनोवैज्ञानिक हो, उसने, तो ये बात आप जानते होंगे। इसलिए बिना दर्शन के आप साइकोलॉजी नहीं पढ़ सकते, आपको कम से कम पता होना चाहिए, ठीक है, तब होगा। जैसे अब देखिए, शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव होता है। एजुकेशन इज अ रिस्ट्रक्चर्ड एंड रिकंस्ट्रक्ट एक्सपीरियंस व्हिच टेक्स प्लेस औपचारिक, अंतराल, अनौपचारिक, निरंतर। एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है निरंतर, निरंतर। अच्छा एक चीज बताइए यहाँ पर आप लोग, शिक्षा के कितने प्रकार हैं। अगर हमें शिक्षा कहूँ, बड़ा वो सा क्वेश्चन है ना, जेनेरिक कहेंगे, जेनेरिक सा क्वेश्चन है, बताइए कितने टाइप हो सकते हैं। मान लीजिए पहले मैं बता देता। औपचारिक शिक्षा क्या है, जिसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। औपचारिक शिक्षा, गंदा लाइटिंग हो रहा है। औपचारिक, औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा होता है। दूसरा क्या होता है, अनौपचारिक। तीसरा बताइए तो जाने हम, तीसरा क्या होता है। तीसरा होता है आपका गैर औपचारिक, गैर औपचारिक। अब अंग्रेजी इसका बता देते हैं हम, क्योंकि यह भी पूछा जा सकता है। इसमें क्या है, ये शब्द आया इसलिए बता रहे हैं भाई, ऐसा ना लगे कि आप, इसको कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल, इसको कहते हैं इनफॉर्मल, इनफॉर्मल एजुकेशन, और गैर औपचारिक को कहते हैं नॉन फॉर्मल, है ना। ये हुआ 3 टाइप का एजुकेशन सेटअप है अब हमारे सामने। अब इसमें सवाल तो उठ रहा होगा, खासकर फॉर्मल और इनफॉर्मल तो आप जानते होंगे। फॉर्मल एजुकेशन जो कि किसी स्कूल में, किसी संस्था, किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब में जो एजुकेशन दी जाती है, दैट इज फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, जब कोई संस्था, मतलब संस्था कहने का मतलब कोई सामाजिक संगठन, माता पिता और अपने जो बड़े भाई बहन रिश्तेदारों से जो शिक्षा मिलता है, देते अनौपचारिक शिक्षा। गैर अनौपचारिक शिक्षा क्या है, गैर अनौपचारिक शिक्षा इज द ब्लेंड ऑफ बोथ।
जैसे दूर शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है, ओपन एजुकेशन है, कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन का जो सिस्टम है, दैट इज रिलेटेड विथ गैर औपचारिक शिक्षा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको आप समझेंगे। पता नहीं मेरी कक्षा आपको कैसी लगती है, मैं थोड़ा सा कई बार डिटेलिंग और कई बार कुछ बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पर बात करता हूँ। आप खुद ही बताएं कि अच्छा लगता है ये सब चीज़ें या नहीं लगता, कि बस क्वेश्चन और ये सब चीज़ें जान जाओ, बस परीक्षा पास कर जाओ और बस अभी बीएड कर जाओ, टीचर बन जाओ और कई कॉन्सेप्ट ही ना पता हो। ऐसा ना होना चाहिए मेरे ख्याल से, कि चीज़ें आपको समझ में आए, थोड़ी आप समझ बूझ कर आगे बढ़ें, ये बेहतर होता है। एक संतोष होता है इससे। स्कूली बच्चों के लिए पोशाक किस लिए आवश्यक होता है? चलिए, एक बहुत व्यवहारिक सा प्रश्न है कि डिफरेंस इन लेवल, ये तो नहीं होता। फैशन विवरण, ये क्या बात है? समानता, ये ठीक लग रहा है। अधिमान, प्रेफरेंस नहीं, ये है मूल कॉन्सेप्ट कि समाज में तो बहुत गरीब अमीर बच्चे रहते हैं, है ना, तो ऐसा ना हो कि जिस बच्चे के पास धन दौलत और थोड़ी संसाधनों की अभाव है, वो बच्चा जब स्कूल में आए तो फटा या गंदे कपड़े से आए, गंदा तो नहीं कहेंगे, फिर भी अगर कुछ ऐसे कपड़े पहन के आए जो उसकी सामाजिक पहचान, गरीबी को प्रदर्शित करता, उसकी मतलब ऐसा हो कि उसके अभाव को दर्शाता, तो उसमें हीन भावना आ जाएगी और साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो सकता है। इस वजह से इसके पीछे जो साइकोलॉजी काम करती है कि भाई सब बच्चे एक पोशाक एक में आएंगे तो कम से कम वो चीज़ नहीं रहेगी कि वो कोई किसी से कमतर है। जो चीज़ें चूंकि ये बच्चों में दिखता है ना, तो उसमें हीन भावना ना आए, इस वजह से ये होता है। समानता की वजह से ये है यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट। किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव और चिंताएं होती हैं, शिक्षकों को चाहिए। मैं किशोरावस्था पर कल भी बात किया था, कल भी मतलब जब मैं 2012 का ही बात कर रहा था, 6 to 8 में जो प्रश्न पूछा गया तो एक किशोरावस्था से और प्रश्न था। मैंने उसमें कई कॉन्सेप्ट बताया था कि किशोरावस्था को टीन एज कहते हैं, 13 से 19 वर्ष, जिसमें 13, 19, टीन क्यों? क्योंकि 13 और 19 के बीच टीन शब्द आएगा, इसलिए 13 to 19 टीनेज कहेंगे। एडोलेसेंट के फादर कौन है उसके बारे में बताया था। स्टैनली हॉल एक बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्हें माना जाता है एडोलेसेंट के फादर। उसने किताब ही लिखी जिसका नाम है एडोलेसेंस। ठीक है, उसने लिखा, उसने एक परिभाषा दी एडोलेसेंस पर कि एडोलेसेंस इज द एज ऑफ हिस्टोमिस्ट्रेन एंड स्ट्रेस। किशोरावस्था एक तूफान और तनाव की अवस्था है। ठीक है, तो उसने ही बात किया है। तो किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव और चिंताएं होती है, शिक्षकों को चाहिए क्या करें? वैसे ही रहने दे तो फिर शिक्षक काहे बने? डांटना और रुकना एकदम गड़बड़ बात है। सहानुभूतिशील और सतर्कतापूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ना, बिल्कुल बी सिंपैथेटिक एंड प्रोसीड विथ कॉशियस बिहेवियर, क्योंकि कई तरह के इसमें आजकल तो किशोरावस्था तो मुझे कल ही बताया था, ऐसा लगता है कि प्रौढ़ावस्था के बच्चे हो जाते हैं, उनकी आयु, कद काठी और विचार इतने परिपक्व हो जाते हैं। और आप हमारे सामने जो मोबाइल और टेक्नोलॉजी का इतना एक तरीके का एडवांसमेंट है कि वो सब कुछ जान जाते हैं जो हमने बहुत लेट जाना। ठीक है, तो इस वजह से उनके साथ एक प्रॉब्लम होते है वो एडजस्टमेंट का और चीज़ों को बैलेंस करने का प्रॉब्लम। उसमें साइकोलॉजिकल भी है, बायोलॉजिकल भी है। बायोलॉजिकल क्या है कि उसमें बहुत सारे हार्मोन्स एकदम से बह रहे होते हैं, सक्रिएट हो रहे होते हैं, तो उनकी वजह से उनकी जो व्यवहार होते हैं, उनके जो एक्शंस होते हैं, बिहेवियर होते हैं, कई बार बहुत अनकंट्रोल्ड होते हैं। तो ऐसे में टीचर्स का रोल बहुत वो हो जाता है। हाँ, मेरी एक दोस्त है फिलहाल ज्वाइन करी स्कूल में, तो एक लड़के ने एकदम से आके प्रिंसिपल को जाके बोला कि मैं मैम से मैं शादी करूंगा। अब बताइए एक लेडीज टीचर के लिए कितना ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ना। आई मीन प्रॉब्लमेटिक नहीं, लेकिन आप डील कैसे करेंगे ऐसे? तो ये जस्ट इसके 22 वर्ष भी हो सकता है, कोई लड़की भी वो कह सकती, कोई बच्ची भी बोल सकती है ना। तो इस तरीके के कई एडवर्स सिचुएशन आ सकते हैं, तो इसलिए सहानुभूतिशील और बहुत मैच्योरिटी के साथ टीचर्स को डील करना पड़ता है इन सेंसिटिव इश्यूज पर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के बच्चों में सोच विचार कौशल बढ़ाते हैं? विच टाइप ऑफ थिंकिंग स्किल्स आर डेवलप्ड इन अ चिल्ड्रेन? यहाँ क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा क्लैरिटी दिख नहीं रही, लेकिन क्वेश्चन ये होना चाहिए कि किस प्रकार के या तो कह लीजिए प्रश्न है यहाँ, तो किस प्रकार के प्रश्न बच्चों में सोच विचार या कौशल को बढ़ाते हैं, ये होना चाहिए। किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर ये होना चाहिए। ये भाई हट जाओ यार। चलिए, तो किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर प्रश्न होना चाहिए,
ठीक है। तो व्यक्तिगत प्रतिउत्तर प्रश्न, तथ्यात्मक प्रश्न, अवरुद्ध प्रश्न, मूल पाठ के अध्ययन प्रश्न। क्या होना चाहिए? व्यक्तिगत प्रश्न क्या होते हैं? व्यक्तिगत मतलब किसी व्यक्ति से संबंधित, उसके पर्सनल। या फिर अवरुद्ध प्रश्न क्या होता है? ब्लॉक्ड क्वेश्चन, मतलब कि जिसका कोई एक ही उत्तर होगा, है ना, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह होता है ऐसा। या फिर मूल पाठ के अध्ययन पर आधारित। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ये होना चाहिए तथ्यात्मक प्रश्न। कहते हैं ना कि कोई भी जब आप बात पक्ष रख रहे हो तो उससे संबंधित आपके पास फैक्ट्स होना चाहिए। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका तथ्यात्मक प्रश्न, फैक्चुअल क्वेश्चन। फैक्चुअल क्वेश्चन, आप इस तरह के क्वेश्चन पूछिए जो कि उनको फैक्ट बेस्ड हो। जैसे कहते हैं ना कि आप कोई भी पक्ष रहे तो उसके, जैसे आप बीजेपी के समर्थन करते हैं तो क्यों करते हैं, आपके पास कम से कम पता तो होना चाहिए कि क्या किया बीजेपी ने, या फिर बीजेपी की कौन सी ऐसी खूबियां हैं, है ना, जिसके कारण आप उसको समर्थन करते हैं। आप कांग्रेस के समर्थक है तो क्यों है ना। तो ये बात है, आज हमारे सामने जो लोग दिखते हैं वो बीजेपी के समर्थक हो या कांग्रेस के समर्थक हो, किसी की पार्टी के समर्थक हो, बस समर्थक हैं। दो कायदे के बाद उनको नहीं पता कि बीजेपी का क्या मैनिफेस्टो है और क्या उसके एजेंडे हैं, है ना, कौन से अच्छे काम हैं, उनको ये नहीं पता होता। कितनी हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इन सब के बारे में बहुत छोटी छोटी जानकारियां नहीं होती और वो एकदम झंडा ढोके घूम रहे होते हैं। तो इस तरीके के माहौल में मतलब गड़बड़ है। ये ज़्यादातर है जो साइकोलॉजी में दो टर्म चलता है, कन्फर्मेशन बायस। आपको टर्म सिखाते हैं, आएगा अगर कभी तो बताएंगे। कन्फर्मेशन बायस, कि हम बिल्कुल किसी के समर्थन करते हैं तो उससे संबंधित ही चीज़ें देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, बाकी कुछ नहीं। कन्फर्मेशन बायस होता है। और एक इसी से रिलेटेड इम्प्लिसिट बायस, ये सब से हम आजकल ज़्यादा ग्रसित लग रहे हैं। हम कांग्रेस को समर्थन करते हैं तो बस कांग्रेस की ही चीज़ें देखेंगे। हमारे अंदर एक, जिसको कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग की कमी हो रही है। अर्थात हमें ये चाहिए कि हम दोनों पक्षों की बातों को बेहतर समझ पाए, हमें वो चीज़ नहीं रही। हम किसी को एक पॉइंट पर बुरा कह के एकदम उसको सीधे पहुंचा देंगे फांसी तक, और एक को अच्छा कह के एकदम सीधे विश्वगुरु बना देंगे। आप बीजेपी वाले नाराज ना हो, मेरा बस कहने का मतलब ये है कि आप तथ्यात्मक बनिए, कोई भी हो, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक रचनात्मक बच्चे की विशेषता होती है क्या? अ क्रिएटिव चाइल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय। क्रिएटिविटी के मैं कंपोनेंट भी बताया हूँ, किसी एक 4 क्लास हो रही है, चौथी कक्षा है तो मैंने क्रिएटिविटी पर बताया होगा। फ्लुएंसी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्सप्लोरेशन है, ओरिजिनलिटी है, ये सब मैंने बता रखा है। 4 कंपोनेंट होते हैं क्रिएटिविटी के। उच्च बौद्धिक क्षमता एक रचनात्मक बच्चे की विशेषता होती है क्या? उच्च बौद्धिक क्षमता, समस्या के समाधान की क्षमता, चित्रकारी निपुणता, परीक्षा में अंक पाना। यहाँ पर मैं इसने एकदम सेम चीज डिस्कस किया था। जो मेन चीज है एक रचनात्मक बच्चे की विशेषता वो होगी क्या? समस्याओं का समाधान की क्षमता, है ना। समस्याओं का समाधान वही बच्चा, वही व्यक्ति कर सकता है जो किसी चीज को पढ़ा है तो उसका एप्लीकेशन उसको समझ में आता है। कल की कक्षा में मैंने बताया था कि जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया या फिर बीटेक किया, जो किया, लेकिन आपको ये पता नहीं कि जो घर में बल्ब चलती है वो किस तरह का, एसी है, डीसी है, या फिर किस तरह के करंट होते हैं, उसमें क्या मतलब एग्जीक्यूशनल फंक्शंस हैं, ये सब अगर नहीं पता तो फिर आप क्या पढ़ें। हो सकता है आपने एक इलेक्ट्रिशियन की बहुत सारे इलेक्ट्रिक जो थ्योरी हैं, बहुत सारे आप लॉ जानते हो, नियम जानते हो, उसके प्रिंसिपल्स जानते हो, बट एग्जीक्यूशन, तो इस एग्जीक्यूशन मांगता है, ठीक है। समस्या समाधान एक रचनात्मक व्यक्ति की विशेषता होगी। आप इस पर फंस सकते हैं। उच्च बौद्धिक क्षमता, बुद्धि का क्रिएटिविटी के साथ बहुत, मतलब इसका स्टेटमेंट ये है कि कोई बच्चा अगर बुद्धिमान है तो जरूरी नहीं कि क्रिएटिव हो। क्रिएटिविटी को कैटर करता है इंटेलिजेंस, नो डाउट, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर इंटेलिजेंट हुआ तो क्रिएटिव ही होगा। मतलब बुद्धि है उसके पास तो सृजनशील होगा, रचनात्मक होगा, ये जरूरी नहीं है। ये बात ध्यान रखिए, कई बार स्टेटमेंट ही पूछता है, सेटेट में कई बार पूछा हुआ है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। काल क्रमिक क्रम में बच्चे के सीखने का चरण है, ये प्याजे का वो पूछ दिया है, तो आप देखिए इसमें ये पहला ही है, सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट ऑपरेशनल है और फॉर्मल ऑपरेशनल है, ये है। इसके प्याजे का जो थ्योरी है जिसमें उसने 4 स्टेजेस बताए हुए ना, कंक्रीट ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल।
इसको 0 से 2 माना, 2 से 6, 2 से कितना माना, 2 से 6, 6 से 8, सॉरी 6 से 11, 11 से 19। तो ये है इसका उम्र का फासला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 15, बच्चा केंद्रित अर्थात बाल केंद्रिता शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। बाल केंद्रित, जैसे मैंने कहा कि आज जो हम लोग टीचिंग लर्निंग वे की बात करते हैं, माहौल की बात करते हैं, उसमें बाल केंद्रिता एक शब्द आता है, चाइल्ड सेंटर। इसका क्या मतलब है? चाइल्ड सेंटर का मतलब होता है कि चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ लर्निंग, मतलब पूरी एजुकेशन प्रोसेस के केंद्र में कौन है? बच्चा है। जब हम एक पूरा एजुकेशन सिस्टम को हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है वो बच्चा है। ठीक है, बच्चा कहने का मतलब यह है कि हम जो भी चीज कर रहे हैं उस बच्चे के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, उसके लर्निंग को जो चीजें फोस्टर कर सकते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, उसको ध्यान में रख के हम करते हैं ना। तो बच्चा केंद्र में है, ये है इसका मतलब। ए चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, द रोल ऑफ द टीचर, क्या है रोल? ठीक है, एक निश्चित दर्शक नहीं, एक पैसिव स्पेक्टेटर नहीं है, बच्चे एक सक्रिय साथी, बिल्कुल ये बात ठीक है, रुचिपूर्ण प्रेक्षक नहीं, प्रेक्षक नहीं केवल है, ये बात है, एक सक्रिय साथी है, एन एक्टिव पार्टनर ऑफ द चाइल्ड। वो एक फैसिलिटेटर है, एक मेंटोर है, कहते हैं ना एक फैसिलिटेटर, एक टर्म आएगा फैसिलिटेटर, ये है सहायक कहे या फिर सहयोगी कहें, ये ना एक कॉपरेट करता है। टीचर एक कुल मिला के क्या कहेंगे, लर्निंग एटमॉस्फेयर क्रिएटर है। वो कोई ज्ञान को उसके अंदर डालता नहीं है, बल्कि इस तरह का माहौल बनाता है जिससे बच्चा खुद सीखता है। ये है आज का चाइल्ड सेंटर। यानी कि पुराने जमाने में कि हम जो कह रहे हैं वो तुम लिख लो, याद कर लो, आज भी होता है कि कई बड़े पैमाने पर होता है, इसमें क्या है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। और ये सच्चाई है कि आप जब तक यह ना कर पाए तो बच्चा नहीं सीखेगा, फिर भूल जाएगा, या फिर उस कॉन्सेप्ट के बारे में पूछिएगा तो नहीं होगा। इसलिए आज समस्याएं हैं इतनी कि कई बच्चे कई क्लासेस में होते हैं, बहुत सी डिग्रियां होती हैं, लेकिन उसके पास बोध समझ नहीं है। कारण है एक भाषा को सीखने में दक्षता प्राप्त होती है कैसे? लिखने के साथ, सुनने के साथ, बोलने के साथ या पढ़ने के साथ। कैसे एक भाषा में कोई दक्षता, एक मास्टरी चाहता है तो कैसे होगा? जो पहला स्टेप है वो सुनना है। किसी भाषा को अगर आप बढ़िया से समझना चाहते हैं तो दरअसल इसका स्टेप भी है। मैं बड़ा सिंपल सा स्टेप बता देता हूँ, LSRW कहते हैं इसको। इसके चरण में ही बच्चा सीखता है। कोई भी बच्चा सबसे पहले, जैसे बच्चा जन्म भी लेता है, सबसे पहले वो क्या करता है? लिसनिंग, सुनना कहते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करता है? बोलता है, स्पीकिंग। ठीक है, ये चरण है। फिर रीडिंग, सबसे लास्ट में आता है आपका राइटिंग। ये है साइकोलॉजिकल स्टेप ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज। ठीक है, सुनना इसको कहेंगे, इसको बोलना कहेंगे, इसको पढ़ना कहेंगे, और इसको कहेंगे लिखना। ये है आपका चरण, ये ध्यान रखिएगा। ये कई बार इसका स्टेज भी पूछता, मतलब ये पूछता है कि इनमें से कौन पहले आएगा, तो LSRW कम से कम ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आएगा लिसनिंग, उसी से पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, उसको भाषाई, इस सबको भाषाई कौशल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? ये भाषाई कौशल है, लिंग्विस्टिक स्किल कहते हैं इनको। तो अगर ऐसा भी पूछे कि इनमें से में कौन लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं, तो आप इसमें फंसे ना, है ना। लिंग्विस्टिक स्किल्स या भाषाई कौशल, भाषाई कौशल कहते हैं इनको। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व को किस रूप में समझा जा सकता है? पर्सनालिटी इज अंडरस्टूड एज व्हाट? केवल बुद्धि? केवल बुद्धि व्यक्तित्व नहीं है, बुद्धि का एक बहुत छोटा सा पक्ष है। मुख्य विशिष्टता कि भाई चेहरा कैसा दिखता है, आज के जमाने में यही है कि चेहरा कैसा दिखता है, बाकी तो छोड़ो। खास करके लड़कों के संदर्भ में लड़कियों का चेहरा देख के पूरा उनका कैरेक्टर देखना ही नहीं है ना। और शादी करते हैं और ठीक 6 महीना बाद झगड़ा हो जाता है, मारपीट होके फिर डाइवोर्स। तो ये है मुख्य वैशिष्टता नहीं रे भैया, कठोर बर्ताव, ये बात भी ठीक नहीं है। व्यक्तिगत प्रभाव, व्यक्तिगत प्रभाव का क्या मतलब है? एक व्यक्ति
जिन चीज़ों से प्रभावित होता है एक व्यक्ति के रूप में, वो कई चीज़ों से प्रभावित होता है। किताबें उसको प्रभावित कर सकती हैं, उनके लोग, उनके समाज, उनका परिवार, भी शिक्षक, विद्यालय, सब कुछ। तो व्यक्तिगत प्रभावों का एक पुलिंदा है, बंडल्स ऑफ कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंसेस दैट मेक्स अ पर्सनालिटी। ठीक है, अगर पर्सनालिटी का बढ़िया से परिभाषा देखना हो तो ऑलपोर्ट एक व्यक्ति हुआ जिसने इसने दिया कि इसने व्यक्तित्व का एक ऐसे थ्योरी भी दिया है, उसको कहते हैं बेसिक ट्रेट ऑफ पर्सनालिटी थ्योरी दिया है इसने, बेसिक ट्रेट ऑफ पर्सनालिटी। उसमें उसने परिभाषा बड़ा अच्छा दिया है, ट्रेट ऑफ पर्सनालिटी। वो परिभाषा आप एक देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा पर्सनालिटी क्या है। हालांकि उसमें कैशमर वगैरह हैं, सुलमैन हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पर्सनालिटी पर काम किया, लेकिन एलफोर्ड का परिभाषा बड़ा अच्छा लगा मुझे व्यक्तिगत रूप से। तो अगर पर्सनालिटी को समझना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 18 थकावट के लक्षण हैं। कोई व्यक्ति थका हुआ है, इसके हम कैसे देखेंगे? थकान से एक और क्वेश्चन पूछा जाकर, वजन में कमी नहीं, थकने से तो एकदम से वजन में कमी नहीं आएगा। भूख की कमी नहीं, थकने से भी भूख, थकावट तो दूर करने के लिए खाने आदमी भोजन ही खाता है। काम में रुचि की कमी, बिल्कुल, अगर थक जाएंगे तो ये हो गया। लंबाई, थकने से लंबाई कमी होती है, ऐसा तो पहले सुन रहे हैं। काम में रुचि नहीं होता, थक जाएंगे तो ना हो पाएगा, कहते हैं ना, लेट गए होता है ना। चलिए, अरे भैया काहे हमको परीक्षा ले रहा। मनोभाव, मनोभाव को कई बार संवेग लिखेगा, ध्यान रखिएगा। साइकोलॉजी में हालांकि यही टर्म चलता है, संवेग, भावना, मनोभाव विकसित होता है, इमोशंस डेवलप कि शैशव काल में, बचपन में, प्रौढ़ता के दौरान, किशोर अवस्था में। तो भावना क्या है? मैकडुगल का एक थ्योरी है, मूल क्या बोलते हैं, संवेग का सिद्धांत, नहीं भाई, उसने दिया है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। हाँ, तो उसमें आप संवेगों को 14 संवेगों की बात किया है। दरअसल भावना क्या है? रोना एक भावना है, हंसना एक भावना है ना, क्रोध एक भावना है। तो इस तरह की चीजें तो आप बच्चों में देख सकते हैं ना, तो शैशवकाल से तो शुरू हो जाता है ना ये। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बर्ताव, जिसको व्यवहार, इसमें बार बार बर्ताव किया है तो मैं क्या बोलूँ, वही लिख दिया हूँ। बर्ताव समस्याओं की 2 विधियां हैं, मतलब बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम, 2 मेथड्स ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम। बिहेवियर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? तो एक थ्योरी है, आप उसका नाम जरूर जानिए, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर, लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये जनरली दिया जाता है अगर किसी में बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। एरोन कुछ नाम था, मैं लिखा था कहीं, देखने दो। हाँ, एरोन बेक नामक एक साइकोलॉजिस्ट भी, जिन्होंने, थोड़ा पेन ऑन चेंज करते हैं ना तो सब दाल भात हो जाएगा, नहीं दूध भात कहते हैं ना। एरोन बेक नामक एक साइकोलॉजिस्ट हुए, हाँ, एरोन बेक, जिन्होंने ये CBT का कॉन्सेप्ट दिया था, जो खासतौर पे व्यवहार से रिलेटेड प्रॉब्लम को ट्रीट करता है। हालांकि यहाँ नहीं है, लेकिन चूंकि प्रश्न वही है तो आप उसको जाने, पूछ सकता है ना CBT। एक और भी कॉन्सेप्ट आता है रेप्ड का, उसको मत जानिए आप। रेप्ड, एल्बर्ट एलिस नाम का एक साइकोलॉजिस्ट हुआ जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, रेप्ड, रेशनल इमोटिव बिहेवियरिस्टिक थेरेपी। ये भी उसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। एल्बर्ट एलिस का ये है ना, रैशनल इमोटिव बिहेवियरिस्टिक थेरेपी। ठीक, और ये CBT कॉग्निटिव बिहेवियरिस्टिक थेरेपी, जिसको एरन बेक ने दिया था। ठीक है, ये 2 थेरेपी जनरली यूज होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ दूसरा दिया है। देखिए, आंसर तो इसने जो दिया है, पता नहीं उसको गलत है कि क्या है, लेकिन उसने इसको दिया है जिसे मैं थोड़ा सा नहीं सहमत हो पा रहा। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, रोकथाम और सजा। हम किसी में व्यवहार से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उसको ट्रीट करना चाहिए, तो दिस वुड बी द करेक्ट वन एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, व्हाटएवर आई हैव अंडरस्टूड साइकोलॉजी सो फार। ठीक है, तो मैं तो इसके साथ जाऊंगा, बट ही हैज गिवन द आंसर एज डी। बाकी वो तीनों याद रखिएगा, रेप्ट और CBT।
एक शिक्षण योजना तैयार करते समय शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? व्हाट आर द थिंग्स अ टीचर शुड कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ टीचिंग प्लान? टीचिंग प्लान के समय क्या वो उसको ध्यान में रखना चाहिए? व्यवहारिक शिक्षा, वास्तविकता मतलब प्रैक्टिकल टीचिंग रियलिटी, ज्ञानार्जन विशेषताएं, शिक्षा पश्चात समीक्षा। बिल्कुल, पोस्ट जब पढ़ा लिए तो उसके बाद आप अपने आप को भी जांचिए कि क्या पढ़ा है और कितना बच्चों ने सीखा होगा। लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक, बिल्कुल ये सब चीजें मायने रखती हैं। सो ऑल ऑफ एबव वुड बी द करेक्ट वन। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, अस्तित्ववाद। देखिए एक दर्शन से क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा ना कि फिलोसफी एंड साइकोलॉजी आर वेरी मच इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, है ना। यू कैनॉट सेपरेट कंप्लीटली दिस बोथ सब्जेक्ट। आप इनको एकदम पूरी तरह से अलग नहीं करके देख सकते हैं, है ना। इंटरलिंक्ड है ये दोनों एकदम से, ठीक है। अस्तित्ववाद के अनुसार क्या है? अस्तित्ववाद क्या है ये देख लीजिए थोड़ा। एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं इसको हम इंग्लिश में, एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है। ये बात करता है, मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ, और अगर आप फिलोसफी में कोई इंटरेस्टेड होंगे तो, चूंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है फिलोसफी साइकोलॉजी इन सब में, तो थोड़ा मोड़ा मैं ऐसे शौकिया तौर भी पढ़ता हूँ। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है? अस्तित्ववाद दर्शन की कैसी शाखा है, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जो यह बात करता है कि इस दुनिया में व्यक्ति का अस्तित्व क्या है। सबसे पहले वो अस्तित्व की बात करता है। हर किसका अस्तित्व? इंसान का अस्तित्व की बात करता है। हु एम आई क्वेश्चन से शुरू होता है। हु एम आई एंड व्हाई आई एम हियर इन दिस वर्ल्ड एंड व्हाट इज माई रोल इन कॉन्टेक्स्ट टू दिस यूनिवर्स। तो इस तरीके की चीजें इसमें है। एग्जिस्टेंशियलिज्म इज क्वाइट रिलेटेड विथ योर सेल्फ, मतलब एकदम ये आप पर केंद्रित है। ही डज नॉट वांट टू नो अबाउट other things. He just want this theory or this branch of philosophy just wants to know what you are. आप कौन हैं, आपका अस्तित्व क्या है ना। इन सब प्रश्नों पर ये डील करता है। देखिए संसार के विषय में, सृजनशील जागरूकता के विषय में, एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता हो। हाँ, सेल्फ डिसीजन भी एक इसका बड़ा वो है। ये मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये फिलोसफी। सॉरेन किरकेगार्ड वगैरह इसमें है, उसकी जॉन पॉल सार्त्र हैं। ये इसके अगर आप जो लोग हैं इनसे जुड़े, इनको अगर जानना चाहें तो सॉरेन किरकेगार्ड हैं, इससे जुड़े हुए हैं किरकेगार्ड। उसके बाद जॉन पॉल सार्त्र हैं, ये सब लोग इनसे जुड़े हुए हैं। सार्त्र ये लोग इनसे जुड़े हुए हैं, जॉन पॉल सार्त्र। हिंदी साहित्य में अज्ञेय हुए जिन्हें थोड़ा अस्तित्ववाद के करीब माना जाता है, ठीक है। तो ये अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय ले, इसलिए उसको पूछा है। देखिए दर्शन में कई ब्रांच होते हैं, अगर समझाना चाहे बस मैं बता देता हूँ। आइडियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है। आइडियलिज्म मतलब आदर्शवाद, प्रैग्मेटिज्म मतलब प्रयोजनवाद। ये सब छोटा छोटा जानकारी रखिएगा, पूछ सकता है ना। अगर आप कहें तो बहुत मुख्य रूप से जो ब्रांच होते हैं, ब्रांच ऑफ फिलोसफी अगर हम बताना चाहें, हालांकि ये है नहीं सही प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये फिलोसफी की क्लास नहीं है। फिर भी अगर आप जानना चाहें तो मैं मोटा मोटा बता दूंगा कुछ चीजें। आप आइडियलिज्म जान सकते हैं। आइडियलिज्म आदर्शवाद कहते हैं, आइडिया को ये जोर देता है। आप नेचुरलिज्म को जानिए, नेचुरलिज्म नेचर पर जोर देता है। आप थोड़ा सा बस इसके बारे में जानिए। और इसके बाद एक आएगा प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म बात करता है वट एवर इज यूजफुल फॉर योर सेल्फ, जो भी चीज आपके काम की है, आपके प्रयोग की है, वही सही है, वही ज्ञान है। तो ये प्रैग्मेटिज्म होता है, प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म। इसके बाद एक होता है रियलिज्म, जो रियलिज्म बात करता है सेंसेस के बारे में। इसके बाद देखिए एग्जिस्टेंशियलिज्म वगैरह बताया दिया। तो ये चार चीजें हैं, जान लीजिए। आइडियलिज्म आइडिया को मानता है कि सबसे पहले आइडिया आया, उसके बाद ये संसार बनी, है ना। दिमाग में आइडिया तब आया। नेचुरलिज्म बात करता है कि नेचर सब कुछ है, नेचर के ही हमको सब कुछ देता है। नेचर इज इटसेल्फ मतलब कि नॉलेज।
प्रैग्मेटिज्म क्या बोलता है, ये एक्सपीरियंस पर जोर देता है और कहता है कि वॉट एवर इज यूजफुल फॉर योर सेल्फ, जो भी आपके लिए प्रयोग किए है, कायदे की है, व्यवहार की है, वो है आपका ज्ञान। रियलिज्म और आप आइडियलिज्म ठीक एक दूसरे के ऑपोजिट बात करता है कि जो दिखता है वही है, ये सेंसेस पर जोर देता है और साइंटिफिक नॉलेज पर बात करता है, एक्सपेरिमेंट की जो पर बात करता है ना, ये बात हुआ। अब बताया एग्जिस्टेंशियलिज्म, अभी बात कर लिया, और भी होते हैं कुछ भी, और भी ब्रांच हैं। चलिए, सह शिक्षा, ये 23 होगा, ये होगा, अरे 23 समझ लीजिए, ठीक है। हाँ, अरे यार खराब कर रहा है। हाँ, सह शिक्षा प्रणाली है जहाँ विद्यार्थी होते हैं, सह शिक्षा मतलब को एजुकेशन, जहाँ गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ते हैं, तो लड़के और लड़कियाँ, ये क्वेश्चन आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। जहाँ को एजुकेशन, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, एजुकेशन सेटअप के बारे में बता कर रहे हैं कि जहाँ पर लड़के लड़कियाँ समान रूप से पढ़ते हैं, बढ़िया से इंटरेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि लड़कियों को उधर बैठा दिए, लड़कों को इधर बैठा दिए, बीच में से हाईवे गुजार दिए, जहाँ कोई लड़का लड़के से बात कर ले तो दो थप्पड़, उस तरह का ना हो माहौल। जनरली को एजुकेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए ही था कि हम आदमी को आदमी समझे, पहले लड़का या लड़की आदमी है, उसके बाद महिला पुरुष है, उनके कुछ मतलब शारीरिक बनावटों के आधार पर ही हम उसका पूरा रोल निर्धारित कर दें, पूरी जिंदगी निर्धारित कर दें, ये गलत बात है ना। सही क्या है, सही क्या है कि दोनों के बीच कुंठाएं एक दूसरे जेंडर के प्रति कम हो, एक दूसरे को हम आदमी समझें, है ना। जो फिल्म में डायलॉग वगैरह होते हैं कि लड़के लड़कियों कभी दोस्त नहीं हो सकते, तो बहुत ही घटिया है, ऐसा नहीं हो सकता। आदमी आदमी होता है, और क्या है उसमें, शारीरिक बनावट के आधार पर एकदम से आप अलग कर देना गड़बड़ बात है। चलिए 24 नंबर, जे ए फॉरवर्ड के अनुसार मानस का क्रियाकलाप है, ये भी फिलोसफी का क्वेश्चन है। या मेरे ख्याल से कांट, ये कि इमैनुअल कांट हुए फिलोसोफर, उनके बाद एक दार्शनिक हुए, जर्मन फिलोसोफर है मेरे ख्याल से, हाँ जर्मन फिलोसोफर है। उन्होंने बात किया था अनुभूति और सेंसेशन एंड एक्शंस, खास करके उसने इंपिरिकल एक्शंस और इंपिरिकल मतलब जो चीज़ों को हम अनुभव कर सकते हैं उस पर बात किया। सेंसेस, जैसे हम अनुभव कर देने के मतलब क्या होता है, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, अगर देखेंगे सांख्य योगा वगैरह तो 6 मानता है, खैर 5 मूल रूप से होता है ना, आई नोज ईयर एंड ये स्किन्स और टंग, ये सब जो भी है, तो 5 है। इनके थ्रू जो चीज़ें हमें प्राप्त होते हैं दैट इज इंपिरिकल, जिसे हम अनुभव करते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, दीज आर व्हाट सेंसेशंस, ठीक है। तो इस पर उन्होंने काम किया है, तो इस पर ज़्यादा क्या ही बात करें, ये समझ लीजिए। पूछा है फिलोसफी से, हालांकि 2016 में नहीं पूछा कुछ भी फिलोसफी से, लेकिन जरूरी नहीं पूछ सकता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कम से कम, चूंकि सिलेबस का भी बात है, तो फिलोसफी के मुख्य ब्रांचेस कौन कौन से हैं। चूंकि आप अगर साइकोलॉजी में भी पढ़ेंगे, मारिया मॉन्टेसरी को पढ़ेंगे आप, अगर या फिर रूसो को पढ़ेंगे, तो रूसो का तो सीधे सीधे नेचुरलिज्म है उसका फिलोसफी का ब्रांच, तो आप कैसे अलग करेंगे एक दूसरे को, नहीं कर पाएंगे भाई, है ना। आप जैसे डीबी को कह रहे हैं तो प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड है, उसने कई लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट वहीं से आया है, आपका कंस्ट्रक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साइकोलॉजी एंड फिलोसफी आर क्वाइट इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, ठीक है, ये बात है। एक स्वभाव, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बनना किससे परिभाषित किया है, ये तो बहुत आसान है, सब लोगों ने कहा, इन हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी, ए साउंड माइंड इन अ साइन बॉडी, ऐसे भी है इसका डेफिनेशन कायदे से। तो अरस्तु का है 26। एक बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती है कब से, जन्म से, है क्या, जब वो चलना प्रारंभ करता है स्कूली दिनों से, उसके जन्म से, हाँ जन्म से। एक बच्चा सीखना तब से, सीखने का मतलब ये नहीं कि किताब जब पकड़ेगा या कॉपी पेन पकड़ेगा तब, वो तो बहुत घटिया है, और जीवन में घटिया कहना ठीक बात नहीं है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि आज सबसे ज़्यादा बच्चों को बिगाड़, मनुष्यों को, बच्चों को बिगाड़ कहिए या फिर उन सबों को मशीन बना रहा है स्कूली व्यवस्था, थोड़ा गड़बड़ है। अगर मेरी बात से आप असहमत होना चाहें तो हो जाए, लेकिन मैं 2-4 रेफरेंस बताता हूँ, आप पढ़िए थोड़ा पॉल फ्रेरे को, बैंकिंग मॉडल आप थोड़ा पढ़ें, हाँ पॉल फ्रेरे ने की पढ़ सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ सकते हैं माइकल फुको को पढ़िए, ओशो को पढ़िए, तो समझ आएगी स्कूल व्यवस्था ने क्या क्या। हाँ इसके कई पक्ष हैं, मैं बस एक दूसरा पक्ष की ओर इंगित कर रहा हूँ, बिल्कुल स्कूल व्यवस्था बहुत जरूरी है, मैं नहीं उसकी पूरा खारिज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये
हमारे अंदर से वो नेचुरल इंस्टिंक्ट को मार रहा है। एक बच्चे को तोता बनाता है कई बार, एक बच्चे के नेचुरल अभिव्यक्ति को खत्म करता है। तो इसलिए गड़बड़ है कुछ चीज। स्पर्शनीय अनुभूति एक बच्चे को क्या जानने में मदद करता है? टैक्टाइल सेंसेस, सेंस हेल्प अ चाइल्ड टू नो व्हाट, क्या जानने में मदद करता है? गंध की अनुभूति, स्वाद की अनुभूति, सुनने की अनुभूति, एक वस्तु की संरचना। किसी चीज को स्पर्श करके हम किसी की संरचना ही जान सकते हैं ना, स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। 28, संतुलन की समत्व चेतना किसमें स्थित होती है? इक्वानिमिटी ऑफ बैलेंस, बैलेंस के कौन बैलेंस करता है? नेत्र, मस्तिष्क, कान या नाक? सेंट्रल न्यूरॉन नर्व सिस्टम कहते हैं ना, ब्रेन, वही है करता धरता संहरता। पूरे एक इंसान के अंदर जितने भी फिजिकल मेंटल सब प्रोसेसेस की मतलब मुखिया कहें, प्रधान कहें या सेंटर कहें, सब कौन है? मस्तिष्क, ब्रेन। 29 देखिए, सेकेंड लास्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसका सूत्रपात गेस्टोल्ट मनोविज्ञान से हुआ है? गेस्टोल्ट पर भी 3-4 क्वेश्चन मैंने देख चुका है, हर पर से पूछा है। इकाई योजना, शिक्षा योजना, सूक्ष्म शिक्षा योजना, मूल्यांकन साधन। इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। मैंने बताया था कि जो गेस्टोल्ट का थ्योरी है वह एक लर्निंग का थ्योरी होता है। थ्योरी नहीं कहेंगे, उसको सूत्र कहा जाता है। तो लर्निंग का एक मैक्सिम्स कहते हैं। मैक्सिम जो है पार्ट टू होल, उससे है। मैंने जो पिछली कक्षा लिया था जिसमें 6 to 8 2012 का प्रश्न पूछा गया, उसके बारे में जब बात कर रहा था तो उसमें भी एक कुछ ऐसे मिलता जुलता क्वेश्चन था। तो उसमें मैंने बताया होगा कि वो जो पूरा कहानी है, सुल्तान जो चिंपांजी है उसका कहानी है कि कैसे वो पिंजरे में बंद रहता है, सामने केले की गुच्छा पड़ा रहता है, उसके सामने 3 छड़ियाँ रहती हैं जो टूटी नहीं खोली रहती हैं और तीनों जुड़ सकती हैं। तो बंदर वो चिंपांजी देखता है और जोड़ता है। तो वो पार्ट अर्थात इकाई इकाई की चीज़ों को कैसे जोड़कर एक कॉन्सेप्ट बनाता है, फिर छड़ी बनाता है और उसका केला लाता है। तो वो तो खैर एक भौतिक चीज़ होगा, लेकिन हम पूरा अगर साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना चाहें तो हम किसी चीज़ को छोटे छोटे वो कर में, मतलब सिंथेसिस एक टर्म होता है ना, कि हम छोटे छोटे पदों को एक साथ जोड़कर एक कंक्लूजन तक पहुँचे, एक रिजल्ट तक पहुँचे। तो पार्ट टू होल इससे संबंधित है। ठीक, चलिए मैं हर क्वेश्चन को अपने क्षमता के मुताबिक समझाने की कोशिश किया हूँ। देखते हैं आपका क्या रिएक्शन होता है। थोड़ा आप लोग भी लाइक शेयर मतलब थोड़ा करिए, थोड़ा मतलब जो जानने समझने पढ़ने वाले हैं उन लोगों तक पहुँचाइए, ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिले और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ लोग देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, और फीडबैक दीजिए अगर कुछ गलती है तो, क्या ही कर सकते हैं। कितने वर्षों की आयु में सृजनात्मक विकास होता है, क्रिएटिव? ये जो मान रहा है जेटेट, एक क्वेश्चन भी और था उसमें इसको मान रहा है 13 to 19 वर्ष में कह रहा है कि आयु में सृजनात्मक विकास होता है। कायदे से इस उम्र में को मैंने देखा हुआ है कि इसको बड़ा इमेजिनेटिव और क्रिएटिव उम्र के रूप में डिफाइन किया गया है, लेकिन मैंने 2 जगह देखा कि इसको इसने ये माना है। खैर मैं एक और बार देखूंगा बढ़िया से, थोड़ा साइकोलॉजी की अनीता उल्फोग वगैरह किताबों में मुझे देखना पड़ेगा। फिर भी चलिए अभी मान के चलते हैं कि ये डी ही सी ही है। ठीक है, चलिए यहाँ तक था आज का प्रश्न। तो आपकी प्रतिक्रियाएं और आपके सुझाव आमंत्रित हैं, बाकी मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, कक्षा अच्छी लगती हो तो आप अपने दोस्तों आप और जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उन तक साझा कीजिए। चलिए कक्षा को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।